बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो अप्रूवर के बारे में था। अब अप्रूवर के बारे में जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, लेटेस्ट दो जजमेंट्स जो हैं, उनमें जो रेशियो डेसिडेंडी दी गई है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दो जजमेंट्स जो हैं उनमें हम देखेंगे कि कौन सी अहम चीज़ें जो हैं, अहम नुकात जो हैं वो बयान किए गए हैं। यानी जो रेशियो डेसिडेंडी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ये हम हर एक टॉपिक जब ख़त्म कर दिया करेंगे तो उस टॉपिक के बाद उसके ऊपर आने वाली जो अहम जजमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया करेंगे। तो क्योंकि हमने सेक्शन 337, सेक्शन 338, फिर उसके बाद 339 और फिर 339A को डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक जनरल व्यू लिया अप्रूवर के बारे में। तो इस वजह से जब हम उसको कंप्लीट कर चुके तो दो जजमेंट्स जो हैं उसके जो रेशियो डेसिडेंडी जो उसमें बयान किया गया है उसके बारे में आज डिस्कस करने के लिए हमने दो जजमेंट्स जो हैं उनका इंतखाब किया है। उनमें से एक जजमेंट है PLD 2020 लाहौर 690 और दूसरी है 2016 PCRLJ लाहौर 714। इन दोनों एप्लीकेशंस में, यानी जो दो एप्लीकेशंस इनमें अप्रूवल बनने के लिए फॉरवर्ड की गई थी, फाइल की गई थी, उनमें से एक जजमेंट में जो कि PLD 2020 लाहौर 690 है, उसमें एप्लीकेशन जो है ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और जिस को अक्यूज की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसको रिवीजन में सेव किया गया उस ऑर्डर को, और वहां से जाके जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको ख़त्म किया गया। जो रिवीजन पिटीशन थी वो एक्सेप्ट की गई और उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। और दूसरी एप्लीकेशन जो है, दूसरी जजमेंट जो है उसमें जो है एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। जब ट्रायल कोर्ट से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो जो को-अक्यूज थे उन लोगों ने जाके उस ऑर्डर को असेल किया हाई कोर्ट में इन रिवीजन पिटीशन। तो वहां से जो ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहेड रखा गया। वो 2016 PCRLJ लाहौर 714 है। अब इन दोनों जजमेंट में जो रेशियो डेसिडेंडी है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके 5 या 6 पॉइंट टोटल बनते हैं। उन हम 5 या 6 पॉइंट्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। उनमें एक चीज़ जो डिस्कस की गई है और जिसको उसमें बयान किया गया है वो है कि को-अक्यूज्ड हैड नो राइट टू ऑब्जेक्ट द टेंडर ऑफ पार्डन टू हिज कोहोर्ट। अब उसमें यह बयान किया गया है कि जो को-अक्यूज्ड हैं उनको टेंडर ऑफ पार्डन पे जो अकम्प्लिस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और उसको जो पार्डन है वो टेंडर किया गया है, ग्रांट किया गया है, उनको राइट नहीं है कि वो उसको ऑब्जेक्ट करें, क्योंकि दे विल हैव फुल अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द अप्रूवर। यानी जो अप्रूवर अपॉइंट हुआ है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा राइट दिया जाएगा, फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इस वजह से उनके पास ये राइट नहीं है कि वो उसको ऑब्जेक्ट करें। उसके बाद इसमें इन्हीं दो जजमेंट्स में से एक जजमेंट में यह कहा गया है कि अकम्प्लिस जो है इज वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स बट ही सीजेस टू बी सो when granted pardon।
यानी यहाँ पे इसमें एक चीज़ क्लियर की गई है कि अकम्प्लिस होता क्या है, जो कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत कि अकम्प्लिस जो है कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। तो उन्होंने कहा है कि अकम्प्लिस उस वक्त तक वन ऑफ द अक्यूज पर्सन होता है, लेकिन जब उसको जो है टेंडर कर दिया जाता है पार्डन, तो वो को अक्यूज नहीं रहता बल्कि वो अप्रूवर बन जाता है और वो फिर एज अ PW पेश होगा और उसकी एविडेंस एज अ PW रिकॉर्ड की जाएगी। फिर उसके बाद इन्हीं दो जजमेंट्स में से ये कहा गया है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ बोथ द प्रोविजंस, कौन कौन सी प्रोविजंस, 337 और 338, जिनमें बताया गया है कि अप्रूवल कैसे डिक्लेयर करेगी कोर्ट, वो जो बताया गया है उसमें यह है कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। इन दोनों प्रोविजंस का प्राइमरी पर्पस ऑफ बोथ द प्रोविजंस 337 और 338 जो हैं इज टू ऑब्टेन मोर एविडेंस, ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करना होता है, ज़्यादा एविडेंस हासिल करना होता है। बेसिकली अप्रूवल का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया? बहुत से केसेस ऐसे होते थे जिनमें मर्डर या कोई और हीनियस ऑफेंस कमिट हो जाता था, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल होती थी, लेकिन उसमें पनिशमेंट के चांसेस बहुत कम होते थे। तो फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मज़ीद एविडेंस हासिल की जा सके, तो अगर ज़्यादा अक्यूज पर्सन होते थे तो उनमें से फिर अप्रूवल के लिए एक जो प्रोविजंस हैं ये रखी गई। अब इसमें एक चीज़ और बयान की गई थी कि जो अप्रूवर है, जो अकम्प्लिस है, उसकी एविडेंस के ऊपर जो है पनिशमेंट जो है वो एज अ गॉस्पेल ट्रूथ उसको मान के नहीं दी जाएगी। मीनिंग देयर बाय क्या था कि उसके जो है कोरोबरेशन होनी चाहिए। तो उसकी कोरोबरेशन के लिए आगे इन्हीं जजमेंट्स में बयान किया गया है कि नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कैन बी लेड डाउन एज टू अमाउंट द कोरोबरेशन, बट इट मस्ट बी ऑन मटीरियल पर्टिकुलर। यानी जो आपकी कोरोबरेशन है, यानी जो तायदी शहादत है, वो मटीरियल पर्टिकुलर्स पे होनी चाहिए। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मटीरियल पर्टिकुलर्स पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बयान है, इसमें नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इसमें से दो जजमेंट्स को पढ़ने के बाद निकाली है, वो एक और कि अकम्प्लिस डज नॉट हैव एनी वेस्टेड राइट टू बी टेंडर्ड अ पार्डन एंड मेड एन अप्रूवल। यानी जो अकम्प्लिस है उसका वेस्टेड राइट नहीं है कि उसको जो पार्डन है वो टेंडर कर दिया जाए, उसको पार्डन ग्रांट कर दिया जाए। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, उस केस के सर्कमस्टांसेस होंगे, उनके मुताबिक उसको जो है टेंडर पार्डन कर दिया जाएगा। मतलब वेस्टेड राइट नहीं है, एज अ मैटर ऑफ राइट उसको नहीं मिलेगा। कोर्ट्स की डिस्क्रिशन और उसमें विद इन सर्टन पैरामीटर्स, उस केस के फैक्ट्स के मुताबिक। इसमें लास्ट चीज जो मैंने इसमें देखी उसमें है कि एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवल should not be accepted as gospel truth and such person could not be trusted। यानी उसके gospel truth के तौर पे, यानी उसके हतमी सच्चाई, उसको खरी सच्चाई नहीं माना जाएगा, बल्कि और उस पे इस वजह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने कोहॉर्ट जो थे, यानी जो उसके साथी थे, उनके साथ मिलकर उसने एक जुर्म किया था। तो उसको एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, यानी दो, एक एज अ रूल ऑफ लॉ, एक रूल ऑफ लॉ होता है और एक रूल ऑफ प्रूडेंस होता है। रूल ऑफ प्रूडेंस में इसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पर नहीं माना जाएगा। आज हमने जो दो जजमेंट इसमें देखी, इन जजमेंट्स में से रेशियो डेसिडेंडी जो था उसको हमने डिस्कस किया। अब कल हम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।